Hello everyone. This is the first lecture of the metals and non-metals for class 10 student, and welcome you all to the Singh Pathshala classes. I hope you all are doing good. So we are going to start this chapter. Earlier we have completed with the acid, base and salts. So अब metals and non-metals की बात करते हैं भाई. सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे. पहले मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर आगे आइसोलेशन वाला पार्ट जो कि सीबीएसई ने तो हटा दिया है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे हम. तो सबसे पहले मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की डेफिनेशन. तो मेटल्स होते क्या हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं भाई. मेटल्स की डेफिनेशन होती है कि वो स्पीसीज या वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें मेटल्स बोला जाता है. जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं उन्हें मेटल्स बोला जाता है. तो लिख देता हूं मैं, दोज एलिमेंट्स which have a tendency to lose electrons. एक भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. तो लूज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स. ओके, तो ये डेफिनेशन होगी मेटल्स की. अब मेटल्स के एग्जांपल, हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे मेटल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है. तो उन्हीं में बहुत कौन कौन से मेटल होते हैं. सबसे पहला तो हो गया आयरन. आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आयरन के बने होते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इज द आयरन. आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. उसके बाद में गोल्ड हो गया, गोल्ड भी मेटल है, Au से रिप्रेजेंट करते हैं. सिल्वर, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं. देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लेटिनम Pt से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम को. और उसके बाद में कुछ और एग्जांपल, जिंक हो गया, जिंक भी मेटल है. सोडियम इज आल्सो एन मेटल. और भी बहुत सारे हैं, ठीक है. तो मैंने तो ये तो कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स लिखवाए हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जिनके साथ डील करते हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल जाते हैं ये मेटल्स, तो वो मैंने लिखवा दिए हैं. बाकी मेटल्स बहुत सारे हैं भाई, ठीक है. पीरियोडिक टेबल, अगर आप लोगों को पता हो पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल में क्या है, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उन्हें एक अरेंज्ड फॉर्म में टेबल, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल, सॉरी, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में क्या किया है, अरेंज करके रखा है, तो उसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही हैं. ओके, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेजरली मेटल्स हैं. तो मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ अभी पीरियोडिक टेबल. तो आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल है. अब इसमें मेटल्स कितने एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स ही हैं भाई. तो ये सब देखो आप पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी जो है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं. तो ज़्यादातर मेटल्स ही होते हैं. तो ये सारे मेटल्स हैं भाई. अब आगे चलते हैं. अब सर, अब आप लोग बोलोगे सर क्या हमें याद ही रखना पड़ेगा मेटल्स कौन कौन से होते हैं, या कोई तरीका है जिससे हम बता सकते हैं. डेफिनेशन में लिखा हुआ है
कि ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, उन्हें मेटल्स बोला जाता है। तो आप देख सकते हो भाई, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो क्या हम किसी एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं हम। अगर हम उसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें, ठीक है, अगर उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं तो हम उसमें ये भी बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वो मेटल है या नहीं है। तो देखिए, अब क्लास 9th में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा। तो अगर नहीं भी सीखा है तो मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल ले लिया हमने, सोडियम। ओके। और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 11 होता है। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी याद रखें कि अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। ओके। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लग गए। अब आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अलग अलग शेल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं हम इसमें। ठीक है, अलग अलग शेल्स में। तो कौन कौन सी शेल्स होती हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। शेल्स होती हैं के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। बट हमें तो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक नंबर 20 तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा कभी हमसे कोई पूछेगा नहीं। तो कैसे फिलिंग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एल में 8 कर सकते हैं, एम में 8, देन एन में 18 करते हैं। ठीक है। और उसके आगे कोई पूछेगा नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में। तो फिलिंग कैसे करनी है ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो लिख लेते हैं। सोडियम विद एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के एल एम, मैं लिख लेता हूँ। अब हमें पता है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं हम। टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 2 तो हमने के शेल में ऐड ऐड कर दिए। ठीक है। और बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स हम एल में ऐड कर सकते हैं। तो 11 में से जो जो बचे हुए थे, ठीक है, उसमें से हमने 8 एल में ऐड कर दिए। अब केवल क्या रह गया, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया हमारे पास, तो वो एम शेल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखिए मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन या गेन कर सकता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम बता सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, या ऐसा होता है कि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है अपनी शेल्स को फुलफिल करने की। ठीक है, अपनी शेल्स को फुलफिल करने की, मतलब उसके पास फुल्ली फिल्ड शेल्स हों, ठीक है, इनकम्प्लीट ना हो। तो ये मैं लिख देता हूँ, एवरी एलिमेंट every element has a tendency to attain fully filled fully filled
shells to gain stability। ठीक है, तो सभी एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, अपनी शेल को फुलफिल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो हमारी के शेल है वो भी फुल्ली फिल्ड है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते थे और 2 ही हैं। एल में 8 आ सकते थे, 8 ही हैं, बट एम में कितने आ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हम, मैंने आपको ऊपर लिखवाया है कि एम में 8 आ सकते हैं, बट अभी हमारे पास कितने एम में 1 है, यानी कि ये वाली जो शेल है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, एम वाली शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब अगर इसे कंप्लीट करना हो एम वाली शेल को, तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और लेने पड़ेंगे। और अगर एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर एम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अगर लूज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, के और एल हमारे पास मिल जाएंगी हमें, जो कि फुल्ली फिल्ड होंगी। तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं क्या, मतलब क्या करना आसान रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने आसान रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा, यानी कि सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, इसीलिए सोडियम क्या है, इसीलिए सोडियम मेटल है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। ठीक है, और फिर इसीलिए क्या होगा, सोडियम क्या होगा, सोडियम मेटल होगा भाई। तो ये भी हो गया। अब हमें पता लग गया कि किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर बताना हो कि वो मेटल है या नहीं है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, कभी कोई नहीं पूछेगा। तो एटॉमिक नंबर 20 तक आपको एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उनका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए 20 तक। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एक टेबल जिससे आप याद कर सकते हैं। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर का ये टेबल है, यहाँ से आप एटॉमिक नंबर 1 to 20 सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर याद हो गया तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो मेटल है या नहीं है। ठीक है, अगर आउटर, अगर सबसे बाहर वाली शेल में, ठीक है, अगर सबसे बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, मेटल ही बोला जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ मेटल, तो हम ये बोल सकते हैं elements having, those elements which have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell, in their outermost shell are known as metals। ठीक है, तो ये अनदर डेफिनेशन होगी, तो इन्हें मेटल्स बोला जाएगा। क्योंकि अगर किसी की शेल, लास्ट शेल में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उसकी टेंडेंसी हमेशा उन्हें लूज करने की ही होगी। अब और मेटल्स, किसी और एलिमेंट की बात कर लें, से अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूँ, या लिथियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम सिंपल है, आप लोग समझ जाओगे। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के एल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, उसके बाद में एल में 8 हो सकते हैं, बट हमारे पास तो केवल एक ही बचा है, के में 2 और एल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और एल में होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे कितने हैं, 1 है।
ठीक है, एक ही है। तो अब क्या करेगा ये लिथियम, लिथियम फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, कैन बी लॉस्ट, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। सो दैट इज व्हाई सोडियम इज ए, सॉरी, लिथियम इज ए मेटल। इसीलिए लिथियम जो है मेटल है। तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बता सकते हैं। नॉन मेटल की बात अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम, दोज एलिमेंट्स which have a which have a tendency to gain electrons are known as non metals, उन्हें नॉन मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो जिनका गेन करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उन्हें नॉन मेटल्स बोला जाता है। नॉन मेटल्स के एग्जांपल आप लोगों को पता होंगे, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, और कार्बन, देन सल्फर, और यही रिनोन है जिनके बारे में आपने सुना है। ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं नॉन मेटल्स, तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखा देता हूँ कि बाकी कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का जो मेजर पोर्शन होता है वो तो मेटल्स ही होते हैं। बाकी नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सारे क्या हैं भाई, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स के बारे में भी हमें पता लग गया, नॉन मेटल्स होते क्या हैं और उनके एग्जांपल्स भी हमें पता लग गए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे बताएंगे कि कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल है या नहीं है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि एल एम में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 2,5। ठीक है, एम में तो फिल ही नहीं होंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं हमारे पास इतने, तो ये आ जाएगा। और एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, फुल्ली फिल्ड अगर एल होती है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अभी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर नाइट्रोजन को फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर ले और एल में क्या कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और के जो होगी वो फिर फुल्ली फिल्ड हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे क्या होगा, एल के अंदर 3 और इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा नाइट्रोजन, बिकॉज 3 गेन करने आसान है, 5 को लूज करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड हेयर। एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब इसकी क्या है टेंडेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए की टेंडेंसी है, तो नाइट्रोजन को नॉन मेटल बोलेंगे फिर हम। ओके, तो ऐसे ही बाकी सब के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। आप लोगों के कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एल में, सेकंड शेल में या थर्ड शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, अब अगर अगर उसमें 8 ना होके एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तो हमें समझ में आ गया कि फुल्ली फिल्ड करने के लिए उस एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ अगर ऐसे हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए या 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके फिर भी उसे फुल्ली फिल्ड कर लेगा। बट अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा, तो क्या करेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो फिर भी वो गेन ही करेगा। एग्जांपल है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी आ जाएगी 2,4। तो यहाँ पे एल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 8 होते हैं, ठीक है। तो एल को अगर फुल्ली फिल्ड करना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर के को फुल्ली फिल्ड रखना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है, तब भी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्या होता है, हमेशा गेन ही होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड या कैन बी गेन्ड in L shell to get fully filled electronic configuration. Okay. तो यहाँ पे ये गेन कर रहा है, तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन नॉन मेटल हो गया। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, और इसी के बिहाफ पे हम नॉन मेटल्स की एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो दैट डेफिनेशन विल बी अनदर, ये अल्टरनेट डेफिनेशन है नॉन मेटल्स की। हम ये भी बोल सकते हैं कि those elements which have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell are also known as non-metals. ओके, तो ये भी हमने समझ लिया नॉन मेटल्स कैसे पता लगाएंगे। अब आप में पता नहीं आपके दिमाग में आया या नहीं आया है, बच्चों बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हों तो फिर उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो अगर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तब भी उन्हें क्या है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा इसीलिए बिकॉज केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम मेटल्स या नॉन मेटल डिसाइड नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटेलिक लेक्चर, ठीक है, फिजिकल स्टेट, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, हीट कंडक्शन, तो इसके बेसिस पे भी हम बताते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक। तो अगर किसी का ये नोट लिख लेते हैं हम, अगर फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे फिर भी क्या बोला जाएगा, उसे नॉन मेटल ही बोला जाएगा। एलिमेंट्स having 8 electrons in the outermost shell are also categorized as non-metals. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इनके क्या हैं, इनके एग्जाम्पल है नियोन, आर्गन, एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी हैं। तो आप नियोन और आर्गन को याद रखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, पर फिर भी ये नॉन मेटल की कैटेगरीज में ही आते हैं। तो ये तो ये नॉन मेटल्स के बारे में हो गया। अब देखिए, जहाँ पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया था कि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, तो यहाँ पे भी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये जो बीच वाले यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब ये तो मेटल्स भी नहीं है और नॉन मेटल्स भी नहीं है, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इनके अंदर क्या होता है, ये क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है, तो इनके अंदर कुछ मेटल्स के कैरेक्टर होते हैं
और कुछ नॉन मेटल्स के कैरेक्टर होते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है फिर? ऐसी स्पीसीज को क्या बोला जाता है? मेटेलॉइड्स बोला जाता है। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, ये क्या है हमारे? एक मिनट, ये हमारे मेटेलॉइड्स हैं भाई। ठीक है, मेटेलॉइड्स भी बोलते हैं या इन्हें सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, जिनके अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के। ओके, तो इनके बारे में डेफिनेशन इनकी भी लिख लेते हैं। मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स, those elements which have the characteristics of both metals and non-metals are known as metalloids और सेमी मेटल्स। तो ये भी बात हमें समझ में आ गई कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ओके, नाउ अब आगे क्या पढ़ना है हमें? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करेंगे? डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन metals and non-metals on the basis of some physical properties। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इसे। एक तरफ मैं मेटल्स लिख लेता हूँ, जिधर मेटल्स के बारे में लिखेंगे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उन्हें फिर कंपेयर करेंगे दूसरी तरफ नॉन मेटल से। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल स्टेट। तो अगर मेटल्स के बारे में बात करें तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स, रूम टेम्परेचर पे। तो metals generally exist in solid state at room temperature। ठीक है, मेटल सॉलिड होते हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक लिक्विड होता है, आपने देखा ही होगा थर्मोमीटर में मरकरी का एक बबल, वो लिक्विड मरकरी ही होता है, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, मरकरी क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अगर नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स आर सॉलिड, या ऐसा लिख लेते हैं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन, ये सभी तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय स्टेट। ओके, और इनके एग्जांपल भी देके मैं बता सकता हूँ अलग अलग नॉन मेटल्स अलग अलग स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन की बात करें
तो क्लोरीन जो होती है वो गैस होती है, ठीक है, गैसेस स्टेट में होती है। और अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं बट अलग अलग स्टेट में है, तो वही मैंने लिखा कि नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अभी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं भाई, ठीक है, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं, कैन बी कट बाय नाइफ। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के लिए हम हार्ड सॉफ्ट की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हार्ड लिक्विड या हार्ड गैस का मतलब ही नहीं होता है कुछ। तो अगर नॉन मेटल्स जो हैं हमारे सॉलिड स्टेट में है तो वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट ही होते हैं। सो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, और ये बहुत ही धमाकेदार एक्सेप्शन है कि पूरी पूरी नॉन मेटल प्रजाति का ये नाम ऊंचा कर देता है हार्डनेस के मामले में। और वो एक्सेप्शन है हमारा क्या, वो एक्सेप्शन है डायमंड। ओके, डायमंड एक कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, मतलब कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड। वो भी मैं लिख देता हूँ, ये इतना हार्ड होता है, डायमंड इज मच हार्डर, एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो डायमंड ही होता है। हार्डेस्ट मटेरियल एवर नोन, अभी तक जो हार्डेस्ट मटेरियल मिला है वो डायमंड ही है, इससे ज़्यादा हार्ड कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और कमाल की बात है, अब इसका मैं मतलब कुछ बताता हूँ कि ये कितना हार्ड होता है। अगर आपके पास एक हथौड़ा है, ठीक है, अगर आप और एक छोटा सा डायमंड का पीस है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं हथौड़े से इस डायमंड के पीस को क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तो अगर आप उस पर हथौड़ा मारोगे तो तो क्या होगा, डायमंड को कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हथौड़े पे क्या हो जाएगा, हथौड़े पे डेंट पड़ जाएगा। डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, हथौड़े से डायमंड को नहीं तोड़ा जा सकता। और इसके हार्डनेस का एक यूज़ भी है कि ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हम डायमंड को ग्राइंड कर करके क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प, कोई भी शार्प एज टूल बना सकते हैं उसका। मान लीजिए जैसे पेंसिल को हम शार्प शार्प करते हैं ना, ठीक है, पेंसिल को शार्प करते हैं बट पेंसिल को हम बहुत ज़्यादा शार्प नहीं कर सकते हैं, उससे पहले क्या हो जाता था, वो टूट जाती थी। बट डायमंड के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड मटेरियल है, वो टूटेगा नहीं, तो इसे बहुत ही ज़्यादा शार्प एज टूल बनाया जा सकता है, ठीक है। और उस शार्प एज टूल से ग्लास कटिंग, मतलब उस शार्प एज टूल को ग्लास कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, शीशे को काटने के लिए भी डायमंड का यूज़ होता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, अब रखना चाहे रख सकते हैं वरना बगल वाले को दे सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, मेटल्स हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सीजियम, दिस इज सीजियम एंड गैलियम, Ga इज गैलियम। सीजियम और गैलियम को छोड़ के, बिकॉज सीजियम और गैलियम का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, इतना लो होता है कि अगर हम इन्हें, इन मेटल्स को, सीजियम और गैलियम को अपने पाम पे रखेंगे तो हमारे पाम की ये एनर्जी, हमारी बॉडी से एनर्जी लेके ये क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ही कम होता है। ठीक है, तो कैन कैन मेल्ट व्हेन पुट ऑन द पाम। अब नॉन मेटल्स की बात करें, अगर नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऊपर वाला ही है जो डायमंड हमने पढ़ा था, डायमंड सबसे हार्ड भी होता है और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन जो है वो डायमंड है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का। और डायमंड के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डायमंड डायमंड क्यों मशहूर है आपको पता है? डायमंड, क्योंकि डायमंड के ज्वेलरी बनती है, डायमंड ग्लिटर करता है, ठीक है, चमचमाता है वो। अब कमाल की बात तो ये होती है कि जो डायमंड ग्लिटर करता है वो अपनी वजह से नहीं करता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है ग्लिटर करना। असल में ऐसा होता है कि डायमंड के पीस, जो एक छोटा पीस होता है डायमंड का, उसे कुछ ऐसे कट किया जाता है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो लाइट है, ठीक है, जिस भी जगह पे वो रखा जाए, वो मैक्सिमम लाइट क्या हो जाए, उसके, उस क्रिस्टल के अंदर, उस पीस के अंदर एंटर करे। और वो लाइट ही होती है जो एंटर करती है, वो अलग अलग फेसेस से निकलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि डायमंड जो है वो चमक रहा है। ठीक है, तो डायमंड की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है भाई ये चमचमाना, ये लाइट की वजह से ही सब कुछ होता है। अगर आप एक बिल्कुल ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो वहाँ डायमंड ग्लिटर नहीं करेगा, बिकॉज डायमंड ग्लिटर करता है क्योंकि उसके अंदर लाइट एंटर करती है और वो अलग अलग फेसेस से निकलती है, इसीलिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है मेटेलिक लश्यर। ठीक है, तो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, ज़्यादातर मेटल्स का क्या होता है? शाइनी सरफेस होता है, हैव शाइनी सरफेस नोन एज मेटेलिक लश्यर। तो मेटल्स का सरफेस जो होता है वो लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, बट नॉन मेटल्स का सरफेस लस्ट्रस नहीं होता है। डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक नॉन मेटल ऐसा होता है जिसका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, जो आयोडीन सॉलिड होता है, ये ग्रे कलर के छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं आयोडीन के, और वो क्या होते हैं, उनका सरफेस शाइनी होता है। नाउ द फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होता है। द
The property of a substance to be beaten into thin sheets. ठीक है, पतली पतली शीट्स में किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब सभी मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, EU, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। तो गोल्ड की सबसे थिन जो है वो शीट बना सकते हैं, पतली से पतली शीट गोल्ड की ही बनाई जा सकती है। ठीक है, आपने घरों में देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम की फॉयल देखी है, वो कितनी थिन होती है, उससे भी ज़्यादा थिन बना सकते हैं हम गोल्ड की फॉयल। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स बिल्कुल भी मेलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल to be drawn into thin wires is known as ductility। तो किसी भी मटेरियल जिसे हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मटेरियल को डक्टाइल बोला जाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, क्योंकि पता ही है आपको जितना भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायर से ही करते हैं हम, तो वायर मेटल की बनी होती हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल। और अगेन मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है। ये इतना डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड की हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड कितना सही होता है, जिससे 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। मतलब गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके, सेवंथ प्रॉपर्टी बात करते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी बात करते हैं हीट कंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, कंडक्टर्स ऑफ हीट। बट कुछ मेटल्स को छोड़ के, और वो मेटल्स कौन से हैं, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना है हमें, कौन से मेटल्स हैं जो कि अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के, एक्सेप्ट मरकरी एंड लेड। ठीक है, Pb इज लेड एंड Hg इज मरकरी। तो मरकरी और लेड को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं।
एट्थ प्रॉपर्टी, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स के पास जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी लूजली बाउंडेड होते हैं। यानी कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो कि मेटल्स के अंदर होते हैं। तो metals are good conductors of electricity due to the presence of loosely bounded electrons in their outermost shell. ओके, और अगर सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा मेटल, वो होता है सिल्वर। दैट इज सिल्वर। ठीक है, एजी। अब आप लोग बोलोगे कि सर एजी की, अगर ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है तो एजी की तारें क्यों नहीं, वायर्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं? महंगा भी है ना भाई। सिल्वर के बाद में फिर आता है कॉपर, और कॉपर के बाद में आता है एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है। ठीक है, नंबर 1 पे सिल्वर है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे कॉपर है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है। तो हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी क्या है, एक्सपेंसिव है। बट हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, और अभी तो कुछ ऐसा हो रहा है कि असल में एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ सम एक्स्ट्रा नॉलेज। क्या होता है कि जो कंडक्टर, कोई सी भी वायर होती है ना, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो वायर के केवल ऊपर वाले सरफेस पे फ्लो करता है। मतलब आप कितनी भी मोटी वायर ले लें, जो करंट फ्लो करेगा केवल उसके ऊपर वाले, सबसे जो टॉप मोस्ट जो सरफेस होगा उस पे फ्लो करेगा। तो हो क्या रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा जो रेलवे का जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है उसमें वायर्स क्या करते हैं, हम वायर्स लेते हैं आयरन की। ठीक है, आयरन कंपेरेटिवली कॉपर एल्यूमिनियम के क्या है, थोड़ा चीप है। ओके, तो वायर्स लेते हैं हम एल्यूमिनियम की, और उनके ऊपर क्या कर देते हैं, कॉपर, सॉरी, हम वायर लेते हैं आयरन की और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कॉपर की कोटिंग कर देते हैं, कॉपर की। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जो जो करंट फ्लो होना है वो सबसे ऊपर वाले सरफेस पे ही होना है। तो इसका भी एक यूज़ हो रहा है भाई आजकल। ठीक है, अब हम पूरी वायर कॉपर की तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कॉपर भी काफ़ी महंगा है। बट हम क्या कर सकते हैं, उसके सरफेस पे कोटिंग कर सकते हैं, वायर ले लें आयरन की और उसके सरफेस पे कोटिंग कर दें कॉपर की। ऐसा भी होता है भाई। ओके, अगर अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल है। कार्बन का एलोट्रॉप हुआ तो नॉन मेटल ही हुआ, कार्बन नॉन मेटल है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी प्रॉपर्टी होगी।
अब आगे बात करते हैं। जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज वो ये है कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है? सोनरस का मतलब होता है कि जब भी मेटल्स को किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ हिट करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सोनरस का मतलब हो गया प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन हिट बाय a हार्ड सब्सटेंस। ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें जिनमें से आवाज़ आती है उन्हें हिट करने पे वो सोनरस ही हो गई। ठीक। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। ओके, तो यही हमें पढ़ना था इस लेक्चर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, मेटल्स की, कैसे कैसे मेटल रिएक्ट करता है अलग अलग चीज़ों के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे भाई। इस क्लास में हमें यही पढ़ना था। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन था, या कह लें कि कुछ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने इस लेक्चर में बात कर ली। तो यही पढ़ना था हमें। और अगर आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।